हेलो। बानू अकेला ही है आज भी। आज करेंगे हम थोड़ा सा फिंगर प्रिंटिंग का देखते हैं, ठीक है। ये दिख रही है। यस सर। ठीक है, वो जो स्कैनिंग वाला पार्ट किया था जिसमें हमने आईपी एड्रेस वगैरह कुछ फाइंड किए थे, तो उसके बाद अभी जो है ये फिंगर प्रिंटिंग आती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की स्कैनिंग है, बट इसमें क्या है कि हम डिटेल्स निकालेंगे और कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर सिस्टम जो भी आपका टारगेट सिस्टम होगा, ठीक है। तो दो तरह की फिंगर प्रिंटिंग होती हैं। वन इज़ योर एक्टिव फिंगरप्रिंटिंग एंड द अनदर वन इज पैसिव फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अब एक्टिव में क्या होगा, इसमें हम स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट्स यूज़ करते हैं और इसमें रिस्पॉन्स आता है हमारे डेटाबेस से। नॉन डेटाबेस होता है जिससे हमें चांसेस बढ़ जाते हैं डिटेक्शन के, ठीक है ना। दूसरा होता है पैसिव फिंगरप्रिंटिंग। ये नेटवर्क को स्निफ करना होता है जिससे कि अ, ये एनालाइज करता है। अब एक्टिव में क्या रहता है कि उस सिस्टम तक डायरेक्टली कुछ पैकेट भेजे जाते हैं, बट इसमें डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसमें, एक्टिव वाले में। पैसिव में क्या रहता है कि जो ऑलरेडी नेटवर्क में पैकेट चल रहे हैं हम उन्हीं को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी की इंफॉर्मेशन से हम पता करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उस पर्टिकुलर टारगेट पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा या क्या सर्विसेज चल रही हैं, क्या एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है, जिसमें डिटेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक टूल है जो हमने पहले भी यूज़ किया था, एनमैप, ठीक है ना। बट ये इसका ग्राफिकल वर्जन है, ठीक है, जिसको भी हम जैनमैप बोलते हैं। तो ये आप विंडो पे भी यूज़ कर सकते हो, वो विंडो पे ही यूज़ होगा ये, ठीक है। काली पे एनमैप है और विंडो पे बेसिकली इसका नाम जैनमैप है, बट ये वही एनमैप ही बैकएंड में यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इंस्टॉल्ड है सामने, ये देख रहे हो, एनमैप हाइफन जैनमैप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये फ्री ऑफ डाउनलोड हो जाएगा इंटरनेट से, आप इसको विंडो 10 मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफिकल वर्जन विंडो 10 के लिए बना हुआ है, 10 11 पे विंडोज़ के लिए, राइट। सर कल की वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे सर कल। हाँ, आज में ज्वाइन हुआ था मैं। ठीक है, मैं कर दूंगा, कर दूंगा। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ एनमैप को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो आपका आ जाता है टारगेट। टारगेट में आप नेटवर्क एड्रेस डाल दो अपने टारगेट नेटवर्क का। लेट्स से हमारे पास एक नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, पूरा नेटवर्क कर रहे हैं हम।
192.168.29.0/24 एंड देन क्लिक ऑन स्कैन, और फिर हम वेट करेंगे। सर जैसे कि हमको टारगेट क्या है ये नहीं पता, नेटवर्क एड्रेस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मैंने कल भी बताया था कि टारगेट का अगर आईपी ही नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया था कि आपको पब्लिकली वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए बोला था कि वहां से उस पर्टिकुलर टारगेट का क्या निकालो, आईपी एड्रेस निकालो पब्लिक आईपी से। वहां से कितने सारे पब्लिक आईपी हमें दिखाई देते थे, तो वही आपका टारगेट होता है। अब ये जो आईपी है ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है ना, इंटरनल में चलने वाला है। तो ये आपकी जो स्निफिंग है ये बेसिकली आपको खुद नेटवर्क में जाके करनी पड़ेगी, ये अपने आपके घर से नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल डिवाइसेस का पता अगर करना है तो आपको उस नेटवर्क में होना पड़ेगा। आप ये सिर्फ अपने घर में बैठ के किसी और कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये प्राइवेट आईपीज हैं। आप पब्लिक आईपी से ज़्यादा उनका बाहर एक सिंगल आईपी पता कर सकते हैं, बट इंटरनल नहीं पता कर सकते आप। तो यहाँ तो आप उन्हीं के नेटवर्क का कोई एक सिस्टम, जैसे उसका रिमोट एक्सेस मिल गया आपको किसी वजह से, ठीक है ना, वहाँ जाके ये कमांड चलवा दी, या खुद चले गए किसी के नेटवर्क में, वहाँ से कनेक्ट होकर ये कमांड अपने लैपटॉप पे चला दी, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये नेटवर्क स्कैनिंग का पार्ट, गैदरिंग का पार्ट है। तो ये आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क के अंदर। अब किसी भी कंपनी का बात कर लो, अगर कंपनी में आप एंटर कर गए हो, वहाँ पर आपकी सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स काम में आएंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टूल्स चलाने इतने वो मुश्किल नहीं होते हैं, बट अगर आप उनके नेटवर्क में ही नहीं हो तो ये टूल्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपकी वो स्किल्स काम में आती हैं कि आपकी वो सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी है कि आप कंपनी के अंदर घुस गए, वो मेन होता है। अब आप बोलोगे ये टूल्स मैं अपने घर में बैठ के चलाऊंगा और गूगल के इंटरनल के नेटवर्क का पता कर लूंगा, वो कभी भी नहीं कर सकते आप, वो कोई भी नहीं कर सकता। बिकॉज दीज आर आईपी एड्रेसेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। और इनकी स्कैनिंग सिर्फ आप एक प्राइवेट नेटवर्क में जाके ही कर सकते हो, ठीक है। हमको खुद उनको से कनेक्ट होना पड़ता। क्या चीज़? हमको खुद उनके इंटरनल सोर्सेज से कनेक्ट होना पड़ेगा पता करने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सबसे मेन फेज होता है, और वही सबसे मुश्किल होता है कि भाई आप कैसे ट्रस्ट उनका जीतोगे, ठीक है ना। कुछ लोग हैकर्स ऐसे होते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, जॉब ले लेते हैं उस कंपनी के अंदर उनके कंपनी में जाने के लिए, या एज ए गेस्ट चले जाते हैं कंपनी में, ठीक है ना। और रिसेप्शन पे बैठ के उनके वाईफाई से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना, फॉर टाइम बीइंग के लिए, कि भाई थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चाहिए, कई बार उनका फ्री इंटरनेट भी होता है, तो उससे कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद वहाँ अपने लैपटॉप पे ये टूल चला दिया, अगर तो वो उनके इंटरनल नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो ये सब स्कैनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनके पास इस वक्त कितने सिस्टम्स इस नेटवर्क में हैं, ठीक है ना। अब उनका आईपी क्या पता करना है, जब उनके वाईफाई से कनेक्ट हो जाओगे तो आपका आपके मोबाइल को, लैपटॉप को एक आईपी तो मिलेगा ना। तो आईपी की रेंज तो पता लग जाएगी आपको कि 29 सीरीज का मिल रहा है कि 1 सीरीज का मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट आईपी तो यही होते हैं, 192, 172 और 10 सीरीज। इसके अलावा तो प्राइवेट आईपी कोई होता ही नहीं है, सब पब्लिक है। तो अब तीनों को ही स्कैन करना है आपको, तो तीनों को करने के लिए टाइम लग भी रहा है, तो टाइम तो लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास 29 का नेटवर्क था, तो ऑलमोस्ट जियो जो है, जो कनेक्शंस प्रोवाइड करती है इंटरनल में, और प्राइवेट आईपी ज़्यादातर 29 सीरीज का लगाती है, ठीक है ना। एयरटेल 1 डॉट यूज़ करती है, कई बार 0 डॉट यूज़ करती है, बीएसएनएल भी 1 डॉट यूज़ करती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइवेट आईपी कितने हैं, और 3 ही ब्लॉक्स होते हैं प्राइवेट के, तो उन्हीं को स्कैन करना है, बट उसके लिए पहले इंटरनल में जाना पड़ेगा। अब वो आप छुप के जाओ, ठीक है ना, आप स्पूफ होके जाओ, आप एज ए एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहे हो फिर ट्राई कर रहे हो, ये चीज़ें डिपेंड करता है। या आपने उस कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को अपना टारगेट बना लिया, राइट। जी टारगेट इन सर। द सेंस कि जैसे वो मान लो कि लैपटॉप लेके जाता है अपनी कंपनी में, आपने उसको फ्रेंड बना लिया, नहीं ना, थ्रू फेसबुक फ्रेंड बना लिया, या फॉलो कर लिया, दोस्ती बढ़ गई आपकी। अब आप उसके घर चले गए, उसके लैपटॉप को यूज़ किया, कोई स्क्रिप्ट वाली फाइल जो होती है वो आपने उसके लैपटॉप में लगा दी, मतलब टाइम देख के,
आपको मौका मिल गया, तो वो स्क्रिप्ट जो है जब वो अपने नेटवर्क में ले जाएगा, राइट, तो वहां जाके अब ये मैनिपुलेशन कैसे वो वहां जाके उसको क्लिक करेगा ऑन बिहाफ ऑफ, या उसके सिस्टम पे आपने कुछ ऐसी चीज चला दी जो आप उसका रिमोट ले सकते हो बाहर से, ठीक है ना। ये चीजें जो होती हैं ये पहले करनी पड़ती हैं, आपको पहले टारगेट सेट करना पड़ता है, जोम्बी जिसको मैंने कल बताया था, जोम्बी सेट करना पड़ता है एक। तो जोम्बी जो होता है वो ऐसा बंदा होता है कि जिसको आपने यूज करना है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। जब जोम्बी सर, आपको, ऐसा हो सकता है कि बंदे को बिना पता लगे हम उसका रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, हाँ आप जिसको उसके पता है। लिए, हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं, अब उसके लिए देखो ना, आपको उसका कोई पर्सनल डिवाइस एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे लाइक वो कंपनी में अगर लैपटॉप लेके जा रहा है, अब मान लो वो कंपनी में लैपटॉप भी नहीं लेके जाता है, मोबाइल्स भी नहीं लेके जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, फिर आपको कोई दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपको हो सकता है उसके साथ जाना पड़ेगा कि यार मुझे अपनी कंपनी में ले चल, मैं कंपनी का इंटरनल देखना चाहता हूँ ये वो। अब वो मना करेगा, कैसे आपको मनाना है उसको, आप चलेंगे उसके साथ, ठीक है ना, कहाँ तक जा सकते हो कंपनी के पैरामीटर में, जाने के बाद उसको बोल दे यार इंटरनेट लगवा दे थोड़ी देर के लिए, मुझे ये करना है वो करना है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ये टूल्स काम में आएंगे, ठीक है ना। यहीं पर जो आपके, देखो ये सब काम कौन करता है, ये हैकर्स करते हैं। हैकर्स मैनिपुलेट करते हैं और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इथिकल हैकर का यहाँ क्या काम है कि उनको अगर ये सब चीज़ें पता हैं तो वो कंपनी को सिक्योर करेंगे ऐसे ही, कि अननोन पर्सन कंपनी के इस पैरामीटर से आगे नहीं जाने चाहिए, ये पॉलिसी लगवाओ, ठीक है ना। बिना आईडी कार्ड्स के आप एंटर नहीं कर सकते हैं, चाहे गेस्ट हो चाहे वो फ्रेंड हो आपके किसी कुलीग का फ्रेंड हो, वो भी सिर्फ रिसेप्शन एरिया तक ही आ सकता है, वो प्रोडक्शन एरिया में नहीं जा सकता है, या कैबिन्स होते हैं वहाँ नहीं जा सकता है। अब ये चीज़ें अगर लगाई हुई हैं तो आप तो नहीं घुस पाओगे ना वहाँ पर। बट कई बार होता है कुछ गलती रह जाती है जिसको लूप बोलते हैं, वो लूप ढूंढना पड़ता है। अब कंपनी का एम्प्लॉय बाहर आके आपसे कुछ अपनी कंपनी की डिटेल शेयर करता है तो मतलब ये लूप बैक है ना, आप तो उससे इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप उससे बोलो कि यार कोई किसी सिस्टम का किसी दिन रिमोट देना अपने सिस्टम का, तो मैं तेरे को ये चीज़ करके दिखाता हूँ, ये चीज़ करके, बस चीज़ें उसे रिमोट दिया अपने सिस्टम का, वो एनी डेस्क पे रिमोट ले लो। बट ये चीज़ें टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए, बट पहले टारगेट सेट होता है, ये ऐसे फन के लिए करोगे तो ये कभी कामयाब होती नहीं चीज़ें, ठीक है ना। बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं, गूगल फेसबुक, ये बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, टेक जायंट्स हैं, इनके एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली होती है इन चीज़ों की, उनको साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग मिली होती है कि वो ये चीज़ें बहुत अवॉइड करते हैं, किसी से बात करना और कंपनी की डिटेल शेयर करना, कुछ भी बात करना। यहाँ उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली होती है कि मिस इंटरप्शन करो, उनको मिसलीड करो, मिस गाइड करो, किसको, जो आपसे बात कर रहा है उसको कुछ और बताओ, जो पूछ रहा है उसका उल्टा बताओ। अब ये काउंटर मेजर्स होते हैं जो इथिकल हैकर्स जो होता है ये इम्प्लीमेंट करता है, हैकर नहीं ऐसा करता है, हैकर तो इसको यूज करता है। हमें ये चीजें इसलिए पढ़नी होती हैं कि हम इनको यूज नहीं करेंगे, हम काउंटर मेजर एज ए काउंटर मेजर्स यूज करेंगे कि अगर कल को कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हमें पता है, तो मैंने किस किस को क्या बताना है, ट्रेनिंग किसको देनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो ध्यान रखना। अब ये जो मैंने जैन मैप का टूल चलाया है, ये इथिकल हैकर कंपनी में क्यों चलाएगा, ये इसलिए चलाएगा कि वो भी देखना चाहता है कि क्या 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 लूप बैक्स हैं जो एक हैकर आके चलाएगा, और मैं जब चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो मुझे मिलेगा वही हैकर को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो ये स्कैन हुआ है हमारा नेटवर्क, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखो होस्ट के नीचे काफ़ी सारे होस्ट आ रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें जो जी पहले सर। नंबर पे है, जब मैंने पहले नंबर पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ, पोर्ट होस्ट, ये टोपोलॉजी आ गई, ये होस्ट की डिटेल, ठीक है। अब होस्ट की डिटेल में चेक करो, ये जो साइन दिख रहा है ये किसका साइन है, ये जो पेंगुइन्स बने हुए हैं, लिनक्स। लिनक्स। तो मतलब ये कोई मशीन लिनक्स की है। बट हमें ये भी पता है यहाँ पे होस्ट नेम हमारा रिलायंस डॉट रिलायंस, देखो लिनक्स का 3.11 चल रहा है, और ये रिलायंस डॉट रिलायंस का मतलब है ये कोई राउटर है, बिकॉज जो जियो के राउटर्स होते हैं उनके डिफॉल्ट होस्ट नेम जो होते हैं वो रिलायंस डॉट रिलायंस होते हैं, ठीक है ना, तो जियो के सर, जो जियो। ये जो इंफॉर्मेशन निकाली है आपने, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ये हाँ, सिर्फ ग्राफिकल यूज पे ही निकल पाएगा या वैसे काली पे भी ट्राई कर सकते हैं? काली पे फिर एन मैप यूज करेंगे ना। अब देखो ये देखो एक कमांड भी आ गई ना ऊपर, देखो ये वाली एन मैप -T4AV, ये काली पे एज ए कमांड यूज करोगे।
बट जो चीज़ें ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट आइकन से मिलेंगी ना, वो आपको खाली ऐसे कमांड से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। एन मैप से हमें चीज़ें जो होती हैं वो कैसे मिलती हैं, वो मिलेंगी हमें कमांड लाइन आउटपुट। अब उसमें हो सकता है रिलायंस डॉट लाइन्स का नाम आ जाए आपको, बट आइकन नहीं आएगा, ठीक है ना। आइकन से थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको पहचानना। बाकी मर्जी है, आप दोनों इकट्ठे यूज करो, जितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है निकालो, ठीक है। अब देखो एक्यूरेसी 100% आ रही है नीचे, ग्रीन 100%, मतलब ये कंफर्म 3.11 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। होस्ट नेम है, आईपी है, उसका मैक दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो 29.1 जो होता है ज़्यादातर राउटर का आईपी होता है, फर्स्ट आईपी। क्लियर। ये लास्ट बूट कब हुआ था देखो, दिखा रहा है डेट, ठीक है ना। मतलब कि जैसे हमारा कंपनी का राउटर है, तो ये सुबह 8:16 पे ऑन हुआ था। तो मतलब सुबह जब किसी ने एंटर किया होगा ऑफिस में, तो पहले आके राउटर ऑन किया होगा, तो ये 8:16 पे ऑन हुआ है आज। तो इसे लास्ट बोट, अगर उसके बाद किसी ने रीस्टार्ट किया होगा वो भी दिखा देगा कि फिर से रीस्टार्ट हुआ है ये। बट लास्ट बोट अभी सुबह का ही दिखा रहा है, उसके बाद ये ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी और पे जाऊँ, थोड़ा सा ये 29.18 पे चला जाऊँ, देखो 87% दिखा रहा है, ये एक्सपी दिखा रहा है, ठीक है ना। बट श्योर नहीं है ये, क्योंकि 87% है, लेकिन फिर भी इसने डिटेक्ट किया कि कोई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आइकन भी दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर 100% नहीं है, बट फिर भी वो अगर लिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट है, तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का, अब ऑब्वियस है कि हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का इतना पुराना वर्जन कोई नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही कोई प्रोडक्ट होगा। बट जो रियल में ये प्रोडक्ट है, ये सर्वर है, ये सर्वर 2019 है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। क्योंकि ये चांसेस होते हैं, 100% होता है कि कंफर्म है, ठीक है। बट ऑब्वियस है, सर्वर में कुछ अपना इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये जजमेंट कैसे होती है, फिंगरप्रिंट से होती है। कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे फिंगरप्रिंट इसको डिटेक्ट होते हैं जो सेम मैच कर रहे होते हैं, तो ये फिर जजमेंट नहीं कर पाता है कि ये एक्चुअल कौन सा है। जिसमें इसको पता लग गया 100%, वो उसका नाम दिखा देगा। बट इसने दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और श्योरली ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, जो कि सर्वर 2019 है, ठीक है। उसके बाद मैं 22 पे चला जाता हूँ। ये भी 92% है, ठीक है ना, नॉट 100% है। इवन की 99% भी होगा तब भी श्योर नहीं होता, बट माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। 35 है, ठीक है, दैट इज अगेन माइक्रोसॉफ्ट। ये 52 है। अब देखो ये इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना, ये अननोन दिखा रहा है। तो अननोन का मतलब होता है कि इसको नहीं पता लग रहा है क्या है। ये देखो, इसने निकाल दिया ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, और आगे वर्जन भी निकाल दिया इसका, 1809 से 1909। कई बार ये ऐसे हो सकता है कि अगर उस सिस्टम की फायरवॉल क्या होती है, ऑफ हो ना अगर, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं डिटेक्ट होने के। अगर उस सिस्टम की फायरवॉल ऑन है, तो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसकी फायरवॉल जो है ये ऑफ है, जिसकी वजह से इसके चांसेस जो होते हैं, जैसे जैसे आईपी है 29.70, तो इसने चांसेस बढ़ा दिए डिटेक्ट होने के। ये इसका नाम दिखा रहा है, उसके साथ में विंडो 10, और एक्चुअल में विंडो 10 ही चल रही है उसके ऊपर। सर वैसे तो ज्यादा वही फायरवॉल ऑन ही रहती है। हाँ, ऑन ही रहती है ज़्यादातर फायरवॉल, ठीक है ना। तो वही चीज़ होती है, देखो सिक्योरिटी पैरामीटर्स ही ऐसे होते हैं। अगर आप ऑलरेडी इतने सिक्योर हो, नेटवर्क को सिक्योर रखा हुआ है, आपको पता है फायरवॉल का क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ऑब्वियस है आपको चीज़ें बहुत कम स्कैन होंगी। तो स्कैनिंग भी या वनरेबिलिटी उसी नेटवर्क पे होती है जिसपे अवेयरनेस कम होती है, या पता नहीं होता है कि यहाँ कुछ लूप बैक छोड़ दिए जाते हैं। तो इसके लिए डेडिकेटेड टीम्स होती हैं, आईटी टीम्स होती हैं, उनका काम ही तो यही है कि सिक्योर अगर नहीं रख सकते, फिर क्या काम है उसका कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और आ गया ये 11 ये भी एक्सपी बता रहा है, बट इट इज़ आल्सो माइक्रोसॉफ्ट। इन पे फायरवॉल ऑन होगी इसलिए कम दिखा रहा है। 125 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 186 है, 235, एंड देन लास्ट इज 254, ठीक है ना। ये भी लिनक्स का बॉक्स है ये। पोर्ट एंड होस्ट पे आ जाओगे, तो ये दिखाएगा कि उन सिस्टम्स पे
कौन कौन सी, अब देखो यहाँ से देखो एक्स्ट्रा क्या पता लग गया कि 254 से मुझे पोर्ट्स में पता लग गया हिकविजन। तो हिकविजन, हिकविजन नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा यहाँ का डीवीआर है। क्या है ये डीवीआर है। तो इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया ना पोर्ट 80 ओपन है, देख रहे हो 80 ओपन है, तो मतलब यहाँ पे कोई वेबसाइट चल रही होगी, तो मतलब इनको मैं ब्राउजर से एक्सेस कर सकता हूँ। तो आईपी क्या है, 192.168.29.254, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये आईपी जो है ना अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ, तो वेरीफाई हो जाएगा ये डीवीआर है कि नहीं। ब्राउजर दिख रहा है, यस सर। तो जैसे मैंने एंटर किया देखो, देखा, यस सर। तो मतलब ये डीवीआर है, ये कंफर्म हो गया। जिस पे पोर्ट नंबर 80 ओपन होती है मतलब उस पर कोई ना कोई वेब सर्विस चल रही है, ठीक है ना। वो किस तरह की वेबसाइट्स का एडमिन, जैसे ये यहाँ पे लिखा है हिक विजन नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर HTTP एडमिन, ठीक। 235 जो है, तो इस पे टर्मिनल सर्विसेज, ये आपकी HTTP 235 5737, ये 3389, यानी कि इस पे एक रिमोट सर्विस भी चल रही है। 3389 रिमोट के लिए होता है। तो रिमोट के लिए आप ट्राई कैसे करते हो, आप MSTSC ट्राई करोगे अगर आपको रिमोट ट्राई करना है। तो यहाँ उसका आईपी है 235, ये देखो, ठीक है ना। अब इसके बाद के क्रेडेंशियल्स वो फिर अलग प्रोसेस होता है कि आप वहाँ इंटरनल क्रेडेंशियल्स कैसे निकालते हो। अब कई बार कंपनी ने अलग अलग आईपीज यूजर नेम पासवर्ड रखे होते हैं, ठीक है ना। या ये आपको किसी आईटी वाले सिस्टम से या आईटी वाले बंदे के लैपटॉप से मिल जाएंगे अगर उसने नोट करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। इनका ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई मुझे आईपी पता लग गया तो मैं आईपी, अब इस पे क्या यूजर नेम हो सकता है, ये भी निकालने का अलग तरीका होता है, वो भी आप इस डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ कहाँ तक पहुंचे इनके, मान लो कि इसमें एंटर हो सकते हैं अगर हमें इनका क्या बताओ, यूजर नेम पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो कंपनी के इंटरनल में कई बार ये यूजर नेम पासवर्ड लीक हो जाते हैं कि ज़्यादातर पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। सर अगर हम ऐसे में लॉग इन करेंगे तो उनको पता भी तो चल सकता है कि वो किसी ने देखो रिमोट वो डिपेंड एक्सेस करता किया है है। उन्होंने अपने तरफ पे क्या मॉनिटरिंग लगा के रखी, क्योंकि इस तरह की जो मॉनिटरिंग होती है ये सारी की सारी जो होती है ये पैसिव होती है। तो पैसिव का मतलब होता है कि अगर आप कोई कनेक्शन बना भी रहे हो तो वो अपनी तरफ अगर आईडीएस और आईपीएस काइंड ऑफ डिवाइसेस लगा के बैठे हैं ना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि काफ़ी हाईली आपके डिटेक्टेबल डिवाइस होते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं, अगर इतना सारा स्ट्रक्चर बना के रखा है तो ऑब्वियस है आप पकड़े जाओगे, आपका आईपी चला जाएगा। नहीं सर, ऐसे रिमोट डेस्कटॉप करके हमने क्लास में भी चेक करा था क्योंकि पता चल रहा था हमको भी कि हो वो रहा है, पता वही भी कह रहा चल हूँ ना, रहा अब देखो ना किसी सिस्टम का रिमोट ले रहे हो तो सिस्टम पे जो यूजर बैठा है उसको क्या पता चलेगा, बट जैसे ही आप कनेक्ट होते हो तो ऑब्वियस है रिमोट डेस्कटॉप में उसकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। तो रिमोट डेस्कटॉप कोई तरीका नहीं है उसके सिस्टम पे जाने का। ये तब कर सकते हो कि जैसे सर्वर्स हैं, तो क्योंकि सर्वर पे हर टाइम कोई बैठा नहीं रहता है, सर्वर एक ऐसी मशीन है जिसका सेटअप करके उसको अलग रख दिया जाता है, ना ही उसके साथ कोई मॉनिटर लगाया जाता है ना कुछ ही, जब काम करना होता है तब बैठते हैं। तो सर्वर मशीन जो होती है जब उसका रिमोट लोगे तो उस पर तो कोई बैठा ही नहीं होगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका रिमोट जा रहा है। हाँ वो जो डिवाइस लगे होंगे नेटवर्क में वो ढूंढ सकते हैं इस चीज़ को, बट किसी नॉर्मल सिस्टम का रिमोट लेते हो रिमोट डेस्कटॉप से, उसकी स्क्रीन तो लॉक हो जाएगी उसके सामने, तो वो तो समझ जाएगा ये लॉक कैसे होगी स्क्रीन, वो जैसे ही लॉग इन करेगा आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे फिर से, राइट। है। जी सर। ठीक है ना। उसके अलावा ये 18 पे आ जाते हैं, देखो 18 पे भी एक HTTP की पोर्ट ओपन दिखाई दे रही है, तो 192.168.29.18, ठीक है। ट्राई करते हैं 192.168.29.18, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या मांग रहा है, साइन इन मांग रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये कंपनी का, अब ये किसी मशीन से अगर आ रही है जैसे मैंने बोला था सर्वर था, तो सर्वर पे कोई IIS वेबसाइट इन्होंने शायद इंस्टॉल करके रखी है। अब उसका कैसे पता करना होता है उसके लिए अलग तरीके हैं कि भाई कौन सा वेब सर्वर चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं पता लगेगा, उसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे जिसको बोलते हैं टेलनेट। क्या बोलते हैं, टेलनेट, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, टेलनेट कैसे करूँगा, क्योंकि ये लॉगिन नहीं करने दे रहा। देखो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि HTTPD वर्जन चल रहा है,
है ना। HTTPD का मतलब होता है कि वेब सर्विस चल रही है, बट कौन सी चल रही है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है उसके ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप CMD में चले जाओ, कमांड लाइन, वहाँ पे लिखो आप टेलनेट। टेलनेट की एप्लीकेशन आपके सिस्टम में पहले से होती है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होती है, इसको आप ऑन कर सकते हो। जहाँ से हम फीचर्स ऑन ऑफ करते हैं ना, तो ऐप विज में फीचर्स को ऑन ऑफ किया जाता है, वो बताता हूँ कहाँ से होता है, वरना उसके बाद टेलनेट चलेगा नहीं। तो टेलनेट स्पेस, उसके बाद IP डेस्टिनेशन वाला, और पोर्ट नंबर डाल दो साथ में, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो ये उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, बट ये दिखाएगा नहीं कुछ। आपको क्या करना है कि इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं बैनर ग्रैबिंग। क्या बोलते हैं? बैनर ग्रैबिंग। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये कनेक्ट होगा आपको Ctrl+C दबा देना है, कैंसिल कर देना है। कैंसिल करते ही ये कुछ दिखाएगा आपको कि HTTP बैड रिक्वेस्ट, और देखो लिखा हुआ है सर्वर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। इस पे HTTP 2.0 चल रहा है। तो इससे सीधे ही पता लग रहा है कि इस पे IIS इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब जी यही सर। चीज़ अगर आप किसी दूसरी मशीन से करो, जैसे मैं अपनी लाइनेक्स काली वाली मशीन जो है उसको करता हूँ, ठीक है। जब उसको मैंने Ctrl+C किया, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, सर्वर इज अपैचे, और आगे DBN लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब रेड हैट लिनक्स तो नहीं है, ये DBN है। DBN में जो सबसे ऊपर चलता है हमारा, वो काली चलता है, जो DBN बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और अपैचे जो है उसकी एप्लीकेशन चल रही है 2.4.54 वर्जन वाली। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे IIS चलता है एज ए वेब सर्वर, वैसे ही यहाँ कौन सी चल रही है, अपैचे चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे पता लगती हैं कि वेबसाइट क्या होती है ना, वेलकम करती है कई बार। तो वो जो वेलकम वाला पार्ट होता है उसी में उसका जो HTML वाला पेज होता है, उसमें उस सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है जो बैनर ग्रैब करने से हमें मिल जाती है, क्योंकि डायरेक्टली कई बार वो वेबसाइट पे जाने नहीं देगा आपको, ठीक है। बट ट्राई कर सकते हो, अगर वो ट्राई नहीं करोगे तो ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी जो Nmap के टूल्स हैं, ठीक है ना, ऐसे फिर पता लग जाता है कि भाई सिस्टम पे क्या क्या है। देखो बहुत सारी पोर्ट्स ओपन है, HTTPS भी है इस पे, MySQL। IP एड्रेस में देख लूँ, 25।